नमस्कार। आज हम भारत के जो अगले दौर के पनडुब्बी कार्यक्रम है उन पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास इस पर काफ़ी जानकारी है और कोशिश ये रहेगी कि समझें कि भारत अपनी समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए पानी के नीचे अपनी ताकत कैसे बढ़ा रहा है। ये एक ऐसा मामला है जो सतह पर जितना शांत दिखता है, अंदर उतना ही हलचल भरा और रणनीतिक है। देखिए, आज के ज़माने में समंदर के नीचे कौन कितना ताकतवर है, इसी से तय होता है कि जो ज़रूरी समुद्री रास्ते हैं उन पर किसका कंट्रोल रहेगा। भारत भी भविष्य को देखते हुए नई पीढ़ी की पनडुब्बियों का एक मजबूत बेड़ा बनाने में लगा है। ये सिर्फ पुरानी पनडुब्बियों को बदलने की बात नहीं है, नहीं, ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ज़रूरी कदम है। इसमें स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियां भी हैं और वो बेहद शांत रहने वाली डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां भी। तो भारतीय नौसेना ये पक्का कर रही है कि वो आने वाले खतरों से कह सकते हैं 2 कदम आगे रहे। तो फिर चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। जरा शुरुआत करते हैं कि अभी भारत के पास पानी के नीचे क्या ताकत है, अभी की स्थिति क्या है। तो इस वक्त भारतीय नौसेना के बेड़े में कई तरह की पनडुब्बियां हैं। कुछ पुरानी हैं, जैसे रूस से ली गई किलो क्लास पनडुब्बियां, ये तो दशकों से सेवा दे रही हैं। फिर वो जर्मनी में डिजाइन की गई HDW पनडुब्बियां भी हैं, और हाल के सालों में प्रोजेक्ट 75 के तहत जो फ्रांस की मदद से बनी है स्कॉर्पिन क्लास पनडुब्बियां, वो शामिल हुई हैं। ये ज्यादा आधुनिक हैं। और हाँ, सबसे अहम, भारत की अपनी बनाई हुई परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत वो भी है। ये हमारे परमाणु प्रतिरोध का एक अहम हिस्सा है। हाँ, ये बेड़ा है तो कई तरह का, लेकिन यहाँ एक बड़ी चिंता की बात है। जैसा आपने कहा, किलो क्लास और HDW जैसी कई पनडुब्बियां अब काफी पुरानी हो चली हैं। वो अपनी सर्विस लाइफ के बिल्कुल आखिर में है। इससे एक खतरा है, हमारी नौसेना की पानी के नीचे लड़ने की जो क्षमता है उसमें एक गैप आ सकता है, एक खालीपन। सोचिए, अगर कई पनडुब्बियां एक साथ रिटायर हो जाएं और उनकी जगह नई फौरन तैयार ना हो, तो हमारी समुद्री ताकत पर क्या असर पड़ेगा। आने वाले सालों में इस क्षमता को बनाए रखना बल्कि बढ़ाना भी एक बड़ी चुनौती है। इस गैप को भरना बहुत जरूरी है, और वो भी जल्दी। कमी को पूरा करने और भविष्य की जो चुनौतियां हैं, खासकर हिंद महासागर में जो गतिविधियां बढ़ रही हैं, उनको देखते हुए भारत ने 2 बड़े और कह सकते हैं महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। पहला है प्रोजेक्ट 75I। ये पारंपरिक यानी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के लिए है, पर ये बहुत आधुनिक किस्म की होंगी। और दूसरा, जो शायद कहीं ज्यादा बड़ी छलांग है, वो है परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियां, SSNs का स्वदेशी विकास। ये दोनों कार्यक्रम मिलकर भारतीय नौसेना के पानी के नीचे की ताकत को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने का इरादा रखते हैं। अच्छा, तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए जो पहला बड़ा कदम है वो है प्रोजेक्ट 75I। इसका मकसद है 6 नई बेहद उन्नत डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बियों को बनाना। लेकिन यहाँ सबसे खास बात क्या बताई जा रही है, वो है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP तकनीक। सुना, ये तकनीक इन पनडुब्बियों को बहुत खास बना देती है। ये क्या है असल में? हाँ, AIP तकनीक पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए वाकई गेम चेंजर है, तस्वीर बदलने वाली चीज। देखिए, सामान्य जो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां होती हैं, उनकी एक सीमा होती है। उन्हें अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए हर कुछ दिनों में या तो सतह पर रहना पड़ता है या फिर स्नॉर्कल ट्यूब एक तरह की सांस लेने वाली नली को पानी से बाहर निकालना पड़ता है। इस दौरान जाहिर है उनके दुश्मन की नजरों में आने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। AIP सिस्टम यहीं पर काम आता है। ये पनडुब्बी को हफ्तों तक, जी हाँ, हफ्तों तक पानी के नीचे गहराई में रहने की ताकत देता है, बिना ऑक्सीजन के लिए ऊपर आए। और भारत जिस तरह की फ्यूल सेल आधारित AIP तकनीक पर विचार कर रहा है, वो और भी शांत होती है, आवाज कम करती है। तो नतीजा क्या होता है? उनकी छुपके से काम करने की क्षमता, जिसे स्टेल्थ कहते हैं, और दुश्मन पर हमला करने की ताकत, लिथैलिटी, दोनों में जबरदस्त इजाफा होता है। वो दुश्मन के इलाके में ज्यादा लंबे समय तक बिना पता चले गश्त लगा सकती हैं या इंतजार कर सकती हैं। अच्छा, ज्यादा देर तक छुपे रहने की क्षमता उन्हें और भी खतरनाक बना देगी। तो इन P75I पनडुब्बियों में सिर्फ AIP ही नहीं होगा,
और भी कुछ खास होगा, जैसे चुपके से रहने की क्षमता या हथियार? बिल्कुल। एआईपी के अलावा इन पनडुब्बियों में आधुनिक स्टेल्थ तकनीक पर बहुत जोर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि उनका डिज़ाइन ऐसा होगा, उन पर ऐसी कोटिंग होगी कि दुश्मन के सोनार के लिए उन्हें पकड़ना बहुत बहुत मुश्किल होगा। वो पानी के नीचे बेहद शांत होंगी, आवाज़ नहीं करेंगी। और हथियारों की बात करें तो ये सिर्फ टॉर्पीडो से लैस नहीं होंगी। इनमें ज़मीन पर मौजूद ठिकानों को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइलें दागने की क्षमता भी होगी। अच्छा, मतलब समंदर में छुपी पनडुब्बी से जमीन पर हमला। जी हाँ, सोचिए, एक पनडुब्बी समुद्र में छुपी है और वो जमीन पर सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी ठिकाने पर सटीक हमला कर सकती है। इसके साथ ही इनमें दुश्मन के जहाज़ों और पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए बहुत उन्नत किस्म के सेंसर्स और सोनार सिस्टम लगे होंगे। ये एक तरह से पानी के नीचे की खामोश शिकारी होंगी। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल यहाँ ये उठता है कि ये सब उन्नत तकनीक, ये सब आएगा कहाँ से? क्या हम ये सब खुद बना रहे हैं या बाहर से मदद ली जा रही है? और आपने मेक इन इंडिया का जिक्र किया था, उसका इस प्रोजेक्ट से क्या कनेक्शन है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, प्रोजेक्ट 75I के लिए दुनिया के कई बड़े पनडुब्बी बनाने वाले देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। जर्मनी है, स्पेन, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, इन सब के पास बेहतरीन तकनीक है। भारत इनमें से किसी एक विदेशी डिज़ाइन को चुनेगा, लेकिन यहाँ मेक इन इंडिया का पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब चुनी गई पनडुब्बी का निर्माण भारत में ही होगा, भारतीय शिपयार्ड में, जैसे मझगांव डॉकयार्ड या L&T, और भारतीय कंपनियों के सहयोग से। ये सिर्फ तकनीक का ट्रांसफर नहीं है, ये भारत में एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है, जिसमें पनडुब्बी के लिए ज़रूरी खास स्टील बनाने से लेकर उसके अंदर लगने वाले जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाने तक सब कुछ शामिल हो। यानी पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की ओर। हाँ, कोशिश वही है, पर हाँ, इसमें चुनौतियां हैं। क्या हमारे पास वो कुशल कारीगर और इंजीनियर हैं? क्या हमारी इंडस्ट्री समय पर और तय क्वालिटी के साथ ये काम कर पाएगी? ये सब सवाल हैं। लेकिन आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य यही है कि हम धीरे धीरे इन क्षमताओं को हासिल करें। ये लंबी रेस है, पर ज़रूरी है। तो प्रोजेक्ट 75I पारंपरिक पनडुब्बियों के बेड़े को ताकत देगा, लेकिन आपने एक और ज़्यादा शक्तिशाली श्रेणी का जिक्र किया था, परमाणु हमलावर पनडुब्बियां, यानी SSNs। ये पारंपरिक पनडुब्बियों से कैसे अलग हैं और इनकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ये तो बिल्कुल अलग लीग की बात लगती है। हाँ, बिल्कुल। SSNs और पारंपरिक पनडुब्बियों, चाहे उनमें AIP लगा हो या नहीं, उनके बीच सबसे बड़ा फर्क है उनकी ताकत का स्रोत और उससे मिलने वाली सहन शक्ति, मतलब एंड्योरेंस, और पहुंच, यानी रीच का। पारंपरिक पनडुब्बियां बैटरी और डीजल पर चलती हैं। AIP से उनकी पानी के नीचे रहने की अवधि बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी वो सीमित है। कुछ हफ्तों बाद उन्हें इंतजाम करना ही पड़ता है, ईंधन या चार्जिंग का। दूसरी तरफ SSNs में एक छोटा परमाणु रिएक्टर होता है। परमाणु रिएक्टर पनडुब्बी के अंदर? जी हाँ, ये रिएक्टर उन्हें लगातार, मतलब सालों तक बिजली दे सकता है। इसका मतलब है कि उन्हें ईंधन भरने के लिए कभी सतह पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनकी सीमा सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि चालक दल के लिए खाना और जरूरी सामान कितना है। इस वजह से SSNs की सहन शक्ति लगभग असीमित होती है और वो दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती हैं। असीमित सहन शक्ति और वैश्विक पहुंच, मतलब दुनिया में कहीं भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पनडुब्बियां भारतीय नौसेना को हिंद महासागर के अपने जाने पहचाने इलाके से बहुत आगे जाकर, जैसे कि दक्षिण चीन सागर या प्रशांत महासागर तक, लंबे समय तक ऑपरेट करने की क्षमता देंगी। ये तो वाकई भारत की समुद्री रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। बिल्कुल, ये इसका सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा है। आप कल्पना कीजिए, एक भारतीय पनडुब्बी हफ्तों या महीनों तक चीन के नज़दीकी समुद्री इलाके या अदन की खाड़ी जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर चुपचाप गश्त लगा रही है, किसी को भनक तक नहीं। ये भारत की ताकत दिखाने, यानी पावर प्रोजेक्शन, और दूर दराज के समुद्री हितों की रक्षा करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। और जहां तक रिपोर्टों की बात है, भारत कम से कम 6 ऐसी SSNs बनाने की योजना बना रहा है। लेकिन एक बात साफ कीजिए, ये SSN INS अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बियों से कैसे अलग होंगी? क्योंकि अरिहंत भी तो परमाणु पनडुब्बी है। अच्छा सवाल है, ये कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, INS अरिहंत और उसकी श्रेणी की दूसरी पनडुब्बियां जो हैं, वो SSBNs कहलाती हैं, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। उनका मुख्य काम परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें ले जाना है और परमाणु हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई, यानी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी सुनिश्चित करना है। वो भारत के परमाणु प्रतिरोध का समुद्री आधार हैं, जबकि ये नई पनडुब्बियां SSNs होंगी,
शिप सबमर्सिबल न्यूक्लियर, ये हमलावर पनडुब्बियां हैं। हमलावर? जी, हमलावर। इनका काम परमाणु मिसाइलें दागना नहीं, बल्कि दुश्मन के जहाज़ों, खासकर उनकी पनडुब्बियों का शिकार करना है। अपने नौसैनिक बेड़े जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर की सुरक्षा करना, समुद्री रास्तों पर निगरानी रखना और खुफिया जानकारी जुटाना, ये नौसेना की लड़ाकू ताकत का हिस्सा होंगी। समझ गई। तो ये एसएसएन्स एक तरह से समुद्री शिकारी होंगे। इनमें किस तरह के हथियार और सेंसर होंगे और इनका विकास मतलब किसके जवाब में देखा जा रहा है? कोई खास वजह? हाँ, इन्हें आप समुद्र का शिकारी कह सकते हैं, बिल्कुल। इनमें दुनिया के कुछ सबसे उन्नत सोनार सिस्टम लगे होंगे ताकि ये दुश्मन की पनडुब्बियों को उनकी आहट से ही पहचान सकें, वो भी बहुत दूरी से। हथियारों में इनके पास हाई स्पीड टॉर्पीडो होंगे जो दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाज़ों को निशाना बना सकें। साथ ही इनमें ज़मीन और समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने के लिए क्रूज मिसाइलें भी होंगी, जैसा P-75I में भी है, पर शायद ज़्यादा ताकतवर या ज़्यादा रेंज वाली। और रणनीतिक तौर पर देखें तो इनका विकास मुख्य रूप से हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे, खासकर दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी और उसके लगातार आधुनिक होते पनडुब्बी बेड़े के जवाब में देखा जा रहा है। अच्छा, तो चीन फैक्टर यहाँ अहम है। हाँ, बिल्कुल। चीन के पास बड़ी संख्या में पारंपरिक और परमाणु हमलावर पनडुब्बियां हैं और वो हिंद महासागर में उनकी तैनाती बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत के लिए अपनी पानी के नीचे की क्षमता बढ़ाना जरूरी हो गया है। हाँ, ये पहुंच तो बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या इसका मतलब ये भी है कि इन बेहद जटिल एसएसएन्स का रखरखाव, इनकी ट्रेनिंग, इनका सपोर्ट सिस्टम, वो सब और भी ज्यादा मुश्किल और खर्चीला हो जाएगा? मतलब वैश्विक पहुंच की कीमत भी तो होगी। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। एसएसएन्स ऑपरेट करना पारंपरिक पनडुब्बियों से कहीं ज्यादा जटिल और महंगा होता है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। इनके न्यूक्लियर रिएक्टर की सुरक्षा और रखरखाव के लिए खास तरह की विशेषज्ञता और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत हाई लेवल का। इनके क्रू की ट्रेनिंग बहुत गहन और लंबी होती है। इन्हें सपोर्ट करने के लिए विशेष बेस और सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। तो हाँ, वैश्विक पहुंच के साथ साथ लॉजिस्टिक्स की चुनौतियां और खर्च भी बढ़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा निवेश है, सिर्फ बनाने में ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी चलाने में भी। भारत को इस पहलू पर भी बहुत ध्यान देना होगा। तो हमने प्रोजेक्ट 75 और एसएसएन कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बात की, लेकिन थोड़ा पीछे हटकर देखें तो ये पनडुब्बियां भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों है? इनका बड़ा रणनीतिक महत्व क्या है? हम इतना पैसा और संसाधन इनमें क्यों लगा रहे हैं? देखिए, पनडुब्बियां आधुनिक नौसेना युद्ध का शायद सबसे खतरनाक और सबसे प्रभावी हथियार मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका अदृश्य होना। वो दिखती नहीं है, वो समंदर की गहराइयों में छुपकर काम करती हैं, जिससे दुश्मन के लिए उनका पता लगाना और उन पर हमला करना बहुत मुश्किल होता है। ये खूबी उन्हें कई रणनीतिक फायदे देती हैं। पहला, वो दुश्मन के बड़े से बड़े जंगी जहाजों के लिए एक गंभीर खतरा बन सकती हैं। इससे दुश्मन हमारे समुद्री इलाके में घुसने से पहले 100 बार सोचेगा। हाँ, ये तो है। दूसरा, वो हमारे अपने समुद्री व्यापार मार्गों की हिफाजत कर सकती हैं, जिन पर भारत जैसी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा निर्भर है। तीसरा, जैसा हमने SSBN के संदर्भ में कहा, वो परमाणु प्रतिरोध की गारंटी देती हैं, न्यूक्लियर डिटरेंस। और चौथा, वो दुश्मन को डरा कर रखने यानी प्रतिरोधक क्षमता डिटरेंस बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। उनकी मौजूदगी ही दुश्मन के मंसूबों पर पानी फेर सकती है। और हमें इसे सिर्फ भारत के नजरिए से नहीं बल्कि क्षेत्रीय समीकरणों के संदर्भ में भी देखना होगा। जैसा मैंने पहले कहा, चीन अपनी नौसेना और खासकर पनडुब्बी बेड़े को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है और आधुनिक बना रहा है। वो हिंद महासागर में अपनी गश्त और अड्डों का नेटवर्क भी बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चीन की मदद से अपनी पनडुब्बी क्षमता को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें AIP तकनीक वाली पनडुब्बियां भी शामिल हैं। इस माहौल में भारत के लिए अपनी पानी के नीचे की ताकत को न सिर्फ बनाए रखना बल्कि उसे बढ़ाना और आधुनिक बनाना सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। मतलब एक मजबूरी है। हाँ, कह सकते हैं। ये हिंद महासागर में शक्ति संतुलन बनाए रखने और अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए अनिवार्य है। ये सिर्फ नौसेना का आधुनिकीकरण नहीं, ये रणनीतिक मजबूरी है। जाहिर है, इतने बड़े और तकनीकी रूप से इतने जटिल कार्यक्रमों को पूरा करने में मुश्किलें तो आती होंगी। किस तरह की चुनौतियां हैं जिनका भारत को सामना करना पड़ रहा है या पड़ सकता है? चुनौतियां कई स्तर पर है, बिल्कुल। सबसे पहले तो तकनीकी चुनौती है। एक आधुनिक पनडुब्बी बनाना, खासकर परमाणु पनडुब्बी, दुनिया के सबसे जटिल इंजीनियरिंग कामों में से एक है। इसके लिए खास तरह के मजबूत स्टील यानी मेटलर्जी की जरूरत होती है, जो गहरे समंदर के भारी दबाव को झेल सके।
अंदर लगने वाले इंजन और प्रोपल्शन सिस्टम ऐसे होने चाहिए जो बेहद शांत हों ताकि पनडुब्बी आवाज ना करे। और सबसे अहम है ध्वनिक स्टेल्थ यानी अकूस्टिक स्टेल्थ। पनडुब्बी भी आवाज को इतना कम कर देना कि दुश्मन के सोनार उसे पकड़ ना पाए। ये सब बहुत हाईटेक चीजें हैं जिनमें महारत हासिल करने में समय लगता है और बहुत ज्यादा निवेश की जरूरत होती है। और क्या इन तकनीकी चुनौतियों के अलावा भी कोई रुकावटें हैं, जैसे समय या पैसा? हाँ बिल्कुल, जैसा कि भारत के कई बड़े रक्षा सौदों में देखा गया है, इन कार्यक्रमों में भी देरी होने का एक इतिहास सा रहा है। प्रोजेक्ट 75 जो स्कॉर्पियन वाला था वो भी देरी से चला। प्रोजेक्ट 75I के लिए विदेशी पार्टनर चुनने की प्रक्रिया में भी काफी समय लग गया है। और देरी का मतलब होता है लागत बढ़ना और हमारी नौसेना को समय पर जरूरी क्षमता का न मिलना। इसके अलावा ये कार्यक्रम बहुत महंगे हैं। प्रोजेक्ट 75 की लागत ही अरबों डॉलर में है और SSN कार्यक्रम तो उससे भी कई गुना ज्यादा महंगा होगा। रक्षा बजट पर पहले से ही कई और जरूरतों का दबाव है। ऐसे में इन महत्वाकांक्षी पनडुब्बी कार्यक्रमों के लिए लगातार फंड उपलब्ध कराना भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब मुश्किल ही है। हाल के सालों में भारत का रक्षा बजट बढ़ा है। सरकार का आत्मनिर्भर भारत पर जोर है, जिससे स्वदेशी डिजाइन और उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। DRDO और भारतीय कंपनियों ने पनडुब्बी से जुड़ी कई तकनीकों में क्षमता हासिल भी की है। ठीक है, INS अरिहंत का बनना इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो अगर भारत इन तकनीकी, वित्तीय और प्रक्रियात्मक चुनौतियों से पार पा लेता है तो अगले 10-15 सालों में हम भारतीय नौसेना की पानी के नीचे की क्षमताओं में एक बड़ा बदलाव देख सकते हैं और ये बदलाव उसे हिंद महासागर में एक निर्णायक बढ़त दिला सकता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि भारत दो प्रमुख रास्तों पर चल रहा है। प्रोजेक्ट 75I के तहत उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियां और स्वदेशी SSN कार्यक्रम के जरिए परमाणु हमलावर पनडुब्बियां बनाकर, और इनके जरिए वो अपनी पानी के नीचे की ताकत को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। ये पनडुब्बियां न सिर्फ रिटायर हो रही पुरानी पनडुब्बियों की जगह लेंगी, बल्कि भारतीय नौसेना की पहुंच, उसकी सहन शक्ति और दुश्मन का मुकाबला करने की कुल क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ा देंगी। बिल्कुल सही। ये पनडुब्बियां सही मायनों में भारत की समुद्री रक्षा का एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत कवच बनेंगी। सतह पर भले ही बड़े बड़े विमानवाहक पोत और युद्धपोत दिखते हों, लेकिन असली रणनीतिक बढ़त और सुरक्षा अक्सर सतह के नीचे गहराइयों में छिपी इन शांत और घातक मशीनों से ही मिलती है। ये चुपचाप बिना किसी को बताए देश के विशाल समुद्री हितों की पहरेदारी करती हैं। पीढ़ी की उन्नत पारंपरिक और परमाणु हमलावर पनडुब्बियां बड़ी संख्या में भारतीय नौसेना में शामिल होंगी, तो इसका हिंद महासागर क्षेत्र में और शायद उससे भी आगे शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ेगा, खासकर तब जब हम चीन जैसी दूसरी बड़ी ताकतों की प्रतिक्रियाओं और उनकी अपनी नौसैनिक योजनाओं को ध्यान में रखते हैं। क्या इससे हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो सकती है या फिर इस क्षेत्र में स्थिरता लाने में मदद करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में बहुत सोचने और चर्चा करने की जरूरत होगी।